नमस्कार। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व हम ईश्वर की वंदना करते हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुषो जहि। सौभाग्य, आरोग्य तथा प्रसिद्धि की कामना के साथ मैं सत्या मिश्रा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस वर्चुअल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यद्यपि योग को वैश्विक मंच पर पुनर्जीवित करने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, लेकिन समकालीन आधुनिक भौतिकवादी तनावपूर्ण जीवन शैली उनसे उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के विकल्प के रूप में न केवल भारत में बल्कि समूचे विश्व में योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को स्वीकारा जाने लगा था। अनेक योग गुरुओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है योग को जन जन तक पहुंचाने में, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे वो योग गुरु श्री श्री रविशंकर हो। 27 सितंबर 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने एक भाषण में योग की वर्तमान समय में उपादेयता रेखांकित की, जिसके पश्चात 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसी क्रम में आज हम सभी 7वां योग दिवस मना रहे हैं, जिसका विषय है योगा फॉर वेलनेस, अर्थात स्वास्थ्य के लिए योगा या स्वास्थ्य के लिए योग। जैसा कि विदित है, नारी शिक्षा निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय का समाज शास्त्र विभाग आज आयुर्वेद एवं योग का मानव जीवन में महत्व विषय पर एक ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश निगम जी। हम आप सभी को डॉक्टर राकेश निगम जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे। डॉक्टर साहब अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। राजकीय चिकित्सा सेवा में आपके पास लगभग 33 वर्षों का अनुभव है। सर 1988 में सरकारी सेवा में आए थे। डॉक्टर साहब ने स्वामी कल्याण देव आयुर्वेदिक कॉलेज मुजफ्फरनगर से बीएमएस की डिग्री ग्रहण की। आप उन्नाव, फर्रुखाबाद एवं लखनऊ जिले में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। वर्ष 2005 से 31 मई 2021 तक लखनऊ जिले में विभिन्न आयुर्वेदिक चिकित्सालयों से संलग्न रहे हैं। डॉक्टर राकेश निगम एक कुशल और सुयोग्य चिकित्सक हैं। इन्होंने दूर दराज के गांव में लोगों को अपनी सेवाएं दी। वे अपने क्षेत्र के अत्यंत लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं महाविद्यालय परिवार की प्रतिनिधि के रूप में प्राचार्य डॉक्टर सुनीता कुमार दीदी से आग्रह करती हूं कि वे डॉक्टर साहब के स्वागत के साथ साथ आज के व्याख्यान के विषय पर कुछ शब्द कहकर हमें कृतार्थ करें। सुनीता दी। थैंक यू डॉक्टर सत्या। ये हमारे बहुत अच्छी बात है कि हमारा विभाग जो है समाज शास्त्र विभाग इस विषय पर ये आयोजित कर रहा है वेबिनार, और मैं अपने विभाग को बधाई भी देती हूँ। साथ ही साथ जो डॉक्टर साहब जिनको आपने बुलाए हैं, मालूम है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है इस समय में, आज के समय में ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसलिए जब भी हम हमेशा कुछ ना कुछ जानकारी हमें सुनने को मिलती हैं। हर बार हम कुछ नया सुनते हैं और सीखते हैं, तो चाहे वो योग हो या आयुर्वेद हो। मेरे ख्याल से डॉक्टर अंशु भी ज्वाइन करी हैं अभी। तो जितने बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं लोग, मैं उन सभी का भी स्वागत करती हूँ हमारे इस आयोजन में, वेबिनार में, जो हमारा डिपार्टमेंट नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज का सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। और योग की जहाँ तक बात है, योग के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो बाहर दुनिया में हो रहा है शायद हम उसको कंट्रोल ना कर पाए, लेकिन ये एक मैकेनिज्म है योग, जिसके थ्रू हम अपने शरीर के अंदर होने वाली जो
परिवर्तन है या समस्याएं हैं उसको कंट्रोल कर सकते। तो एक तरीके से योग जो है एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की प्रक्रिया है, बहुत आसान है, सुगम है, और जिसको हम सभी को अपनाना चाहिए आज की इस स्थितियों में। तो मुख्य रूप से तो इस तरीके से योग जो है वो एक साइंस है, साइंस ऑफ वेलबींग है, जो कि आज के समय आज ही हमने समझा और सीखा। सुबह क्विज हुई थी और उसमें ये पता चला कि अब की बार की थीम जो है योगा की वो वेलबींग के ऊपर है। तो योगा जो है इज अ साइंस ऑफ वेलबींग, इट इज अ साइंस ऑफ इंटीग्रेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बॉडी, माइंड एंड सोल। सो इससे बड़ी क्या बात होगी कि कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी चीज जिसके द्वारा कि हम अपने माइंड को जो कि इतना भागता है उसको, जो हमारी बॉडी है उसको, और हमारी soul, हम लोग हर समस्या को बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे। और मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगी कि हम हमेशा सोचते हैं कि हम सभी स्मार्ट बने, तो योगा जो है वो आपके पोस्चर को, आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को, आपके सोच समझ को, विचार को बदलता है, प्रभावित करता है, एक अच्छी उसमें ले जाता है। तो ये आपके स्मार्ट बनने में सबसे पहला स्टेप है। तो मेरे ख्याल से मैंने जो कहा, मेरे ख्याल से सभी इस बात को शायद माने भी, और इससे ज्यादा मैं आप नहीं बताऊंगी, डॉक्टर साहब हैं वहाँ पे अवेलेबल, वो बताएंगे। तो थैंक यू सो मच, और हम सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सुनीता जी। आप डॉक्टर रास्ते साहब। में हैं हाँ और नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है, लेकिन फिर भी आपने किसी तरह से ये लेक्चर अटेंड किया और अपने सुझाव भी दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर राकेश निगम जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। अब मेरी आवाज आई मैडम? जी, आ रही है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले प्रिंसिपल मैम डॉक्टर सुनीता कुमार जी और हमारे इस आज के प्रोग्राम के कन्वीनर नमस्कार। डॉक्टर सत्या मिश्रा जी एंड अपर्णा सिंगर जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने मुझको इस प्रोग्राम से कनेक्ट किया और मुझको मौका दिया आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का। नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज लखनऊ के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, वेबिनार रखा गया है, ये वास्तव में बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है, क्योंकि आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और उस योग दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग आयुर्वेद और योग का मानव जीवन में क्या महत्व है उसके विषय में कुछ जानना चाहेंगे। वैसे तो आयुर्वेद और योग एक बहुत बड़ा विज्ञान है, दोनों बहुत बड़े विज्ञान हैं और उनको समझना इस 40-45 या 1 घंटे के समय में बहुत ही असंभव है। लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेशन था, सत्या जी ने मुझको 2 दिन पहले ही जो है इस प्रोग्राम के विषय में उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं बाहर हूँ लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आयुर्वेद और योग का मानव जीवन में क्या महत्व है इसको मैं समराइज करके एक मैंने पीपीटी तैयार कर दिया है, जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सभी को समझने के लिए है, जिससे कि सभी लोग, मैं केवल अगर इसको लेक्चर के रूप में रखता और आज यहाँ पर सभी लोगों को सुनने के बाद हो सकता है कि वो मेमोरी में ना रहता, तो मैंने उसको पीपीटी में तैयार कर दिया है। आप लोग जो है सत्या जी से या और भी जो आपके कन्वीनर हैं उनसे आप इसको शेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये प्रोग्राम पीपीटी के रूप में आपको प्रेजेंट किया है। मेरे ख्याल से आदर्श वाजपेयी जी जो मेरे कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं? आदर्श वाजपेयी जी है प्रेजेंट? नंबर 1।
आपको ये स्क्रीन शेयर भी हो रहा है, जिसमें आपको ये सब चीज़ें जो हैं सामने दिखाई भी देंगी। एक्चुअल में क्या है, आयुर्वेद और योग भारत द्वारा पूरी दुनिया को दिया एक अनमोल उपहार है। आदर्श वाजपेयी जी, सर आपको सुन रहे हैं, आदर्श है हमारे साथ। सर आप अपनी बात कहते जाइए। ओके ओके, आप अपनी बात कहिए, आदर्श फॉलो करेंगे आपको। तो ये जो आयुर्वेद और योग भारत द्वारा पूरी दुनिया को दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। आयुर्वेद और योग हमारे वैदिक ज्ञान के दो ऐसे विषय हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि दोनों के गुण और काम करने का तरीका अलग अलग है। हम इन दोनों को अलग अलग तरह से नहीं देख सकते, क्योंकि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। योग और आयुर्वेद दोनों ही अपने अपने तरीके से किसी परेशानी का सबसे बेहतरीन हल खोजते हैं, लेकिन अंत दोनों का लक्ष्य और परिणाम एक ही होता है। नेक्स्ट, आज के कोरोना काल में आयुर्वेद और योग के महत्व को समझते हुए लोग अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को सही रखने और बढ़ाने के लिए अपने दैनिक जीवन में इसको अपना रहे हैं। आयुर्वेद एक संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी में अनुवाद करें तो इसका अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। आयु प्लस वेद, आयु का मतलब जीवन और वेद का मतलब विज्ञान। आयुर्वेद का आधार है व्यक्ति के शरीर और मन का संतुलन। व्यक्ति एक स्वास्थ्य भी इस नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, न कि बीमारी से लड़ना। आयुर्वेद का जो पहला सूत्र है जो हम लोगों को पढ़ाया गया था कि स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। पहले सबसे पहले जो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, वो हमारा आयुर्वेद का प्रथम सिद्धांत है। और उसके बाद अगर किसी तरीके की हमारे कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी से लड़ने के लिए कैसे आयुर्वेद का उपचार किया जाए। आयुर्वेदिक चिकित्सा दुनिया की सबसे पुरानी और समग्र शारीरिक चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। आयुर्वेद भारत में लगभग 3000 वर्ष पहले विकसित हुआ था। लोगों की बदलती जीवन शैली में आयुर्वेद व्यक्ति को जल्दी राहत दिलाता है, लेकिन असाध्य बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेद पद्धति रामबाण के रूप में काम करती है। आयुर्वेद से कई बीमारियों को रोका जा सकता है, तो कुछ बीमारियों को हावी होने से पहले ही रोका जा सकता है। आयुर्वेद महज एक जड़ी बूटी नहीं है, ये एक प्राचीन पद्धति है। आयुर्वेद और योग भारत द्वारा पूरी दुनिया को दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। आज ये हो गया स्लाइड नंबर 4। आयुर्वेद जीवन जीने का एक तरीका है। हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें बेहतर आहार, योग, डिटॉक्सिफिकेशन, हर्बल उपचार, मेडिटेशन और बेहतर जीवन शैली आदि पर ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेद लोगों के जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाने में मदद करता है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते सुनते हैं कि किसी को यदि पेट दर्द हो जाता है या गैस बनने लगती है तो अजवाइन, हींग आदि लेने को कहा जाता है। खांसी जुकाम, गला खराब होने पर कहा जाता है कि ठंडा पानी ना पिएं, अदरक तुलसी की चाय पिएं, तुलसी एवं काली मिर्च या शहद और अदरक का रस अथवा दूध और हल्दी ले लें। इससे जो है हमारी ये जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। अमुक चीज की प्रकृति का विशेष योगदान है आयुर्वेद में। किसी चीज की प्रकृति ठंडी है या गर्म है, इस प्रकार के सभी निर्देश आयुर्वेद के ही अंग हैं। इस प्रकार हम अपने बुजुर्गों से पीढ़ी दर पीढ़ी घर में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों के औषधीय गुणों के विषय में सीखते चले आ रहे हैं। हमें अपने घर के आंगन अथवा रसोई घर से ही ऐसे अनेक पदार्थ मिल जाते हैं जिन्हें हम औषधि के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम इस आयुर्वेदिक पद्धति को अपने जीवन में अलग नहीं कर सकते। हमने अपने दादा दादी, नाना नानी के घरेलू नुस्खों के बारे में सुना होगा। आज भी हम लोग अपनी दादी और नानी के घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। आजकल लोग दवाइयों का इस्तेमाल कम कर इन घरेलू उपायों को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा ये शरीर की सभी बीमारियों से रक्षा भी करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति
ब्रह्मांड में पाए जाने वाले 5 जो हमारे मूल तत्व हैं उनसे बना हुआ है। कहा भी गया है, छित जल पावन गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। इसका मतलब है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से जो है हमारा शरीर बना है। ये मानव शरीर में 3 जीवन बलों और ऊर्जाओं का संयोजन करते हैं, जिन्हें हम दोष भी कहते हैं। वे नियंत्रित करते हैं कि आपका शरीर कैसे काम करता है। ये 3 दोष क्या हैं? आप लोगों ने सबने सुना होगा, वात, पित्त और कफ दोष। वात दोष जिसमें वायु और आकाश तत्वों की प्रधानता होती है, पित्त दोष जिसमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है, और कफ दोष जिसमें पृथ्वी और जल तत्व की प्रधानता होती है। इन दोषों का प्रभाव न केवल व्यक्ति की शारीरिक संरचना पर होता है, बल्कि उसकी शारीरिक प्रवृत्तियों जैसे भोजन का चुनाव और पाचन, और उसका मन और भावनाओं पर भी होता है। उदाहरण के लिए एक आपको मैं उदाहरण देता हूं, जैसे कि कफ प्रकृति का जो मनुष्य होता है उसका वजन अधिक होता है, उसकी पाचन शक्ति ज्यादा होती है अन्य प्रकृति मनुष्यों की तुलना में, उनकी तेज याददाश्त होती है। जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, और भावनात्मक रूप से उनमें स्थिरता का होना पृथ्वी तत्व की प्रधानता के कारण होता है। अधिकांश व्यक्तियों की प्रकृति में किन्हीं 2 दोषों का संयोग होता है। ज्यादातर देखा गया है कि हर एक की प्रकृति में 2 दोषों का संयोग होता है। जैसे पित्त कफ प्रकृति वाले मनुष्य में पित्त और कफ दोनों दोषों का प्रभाव देखा जाता है, पर पित्त दोष की प्रधानता देखी जाती है। अपनी शारीरिक संरचना और प्रकृति के ज्ञान की समझ से हम आयुर्वेद को अपनाकर इन तत्वों को संतुलित और स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। योग जीवन जीने का एक तरीका है जिसका एक ही उद्देश्य है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। कहा गया है कि स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना, यानी हमारा जुड़ाव ब्रह्मांड से होना चाहिए। मनुष्य एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्राणी है। योग के माध्यम से मनुष्य के शरीर और मन में सामंजस्य स्थापित होता है। योग सूत्र के अनुसार योग चित्त वृत्ति निरोध, इसका मतलब है किसी इंसान का शांत और एकाग्र चित्त मन। योग में यह माना जाता है कि प्रकृति की आध्यात्मिकता ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। योग अंदरूनी अध्यात्म से जुड़ने का जरिया है, जिसे संस्कृत में साधना कहते हैं। इस कारण से इसको चिकित्सीय औजार भी माना जाता है, जिससे ऐसे ऐसे जख्म भी भर जाते हैं जिसको भरना आज के चिकित्सा विज्ञान के लिए भी मुमकिन नहीं है। वैसे तो हमारे पास शरीर को स्वस्थ रखने के अनेक तरीके हैं, जैसे सुबह टहलने जाना, दौड़ना, जिम में जाना, कर व्यायाम करना। इन सब की तरह योग भी शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान रखने के लिए किया जाता है। योग कुछ मानवों में भिन्न है। योग शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। योग का जन्म प्राचीन काल में भारत के ऋषि मुनियों ने सैकड़ों वर्ष पहले किया था। आज ये योग विदेशों तक फैल गया है। दिन प्रतिदिन योग का महत्व हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है योग से मिलने वाले फायदे। शारीरिक बल्कि मानसिक उपचार भी होते हैं। पहले केवल आयुर्वेदिक रूप में ही योग को महत्व दिया जाता था, परंतु योग वैज्ञानिक रूप से भी प्रभावकारी सिद्ध हो चुका है। आज डॉक्टर्स भी अपने मरीजों को योग के लिए प्रोत्साहित करते हैं। योग आपके अंदर की बुरी आदतों को प्रभाव को उलट देता है। योग का नियमित रूप से अभ्यास करने की कला किसी व्यक्ति के मन, शरीर, आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करती है। योग तनाव और चिंता को भी कम करता है। आज योग कुछ लोगों का जीवन जीने का एक तरीका बन चुका है। हम आपको ये चीज जो डिस्प्ले कर रहे हैं और बता रहे हैं, इसमें बीच में अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो आप बाद में क्वेश्चन आवर्स में पूछ लीजिएगा, अपने पास लिख के रख लीजिए। कुछ लोगों को योग द्वारा तन मन के गंभीर विकारों से भी छुटकारा मिल जाता है। हर व्यक्ति को योग के महत्व को समझना जरूरी है। योग द्वारा व्यक्ति को आंतरिक और बाहरी शक्ति मिलती है, जो आज के समय में व्यक्ति की मांग है। योग नकारात्मक विचारों से छुटकारा दिलाता है। योग शरीर को रोग मुक्त बनाता है। योग के बहुत सारे आसन होते हैं। कुछ आसन ऐसे भी हैं जो शरीर को रोग मुक्त बनाते हैं, जो किसी परेशानी ग्रस्त हिस्से को ठीक कर देते हैं। लेकिन ऐसे आसन आपको
एक किसी योग विशेषज्ञ की सलाह और उनकी देखरेख में ही करने चाहिए। योग आपको तन की शांति के साथ साथ मन की भी शांति भी देता है। योग के कई आसन व ध्यान आपके विचारों को नियंत्रित कर संतुलित कर देते हैं, जिससे मन शांत रहने लगता है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए शरीर को सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शक्ति की जरूरत होती है, जो उसे योग से ही मिलती है। योग के आसन छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक कोई भी कर सकता है। जब तक आप नियमित रूप से योग करेंगे तब तक आपको इसके लाभ मिलते रहेंगे। अगर आप किसी कारणवश योग नहीं भी कर पाएं तो भी इसके कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होते हैं। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आपको यदि शरीर के किसी हिस्से में पहले से कोई परेशानी है तब ऐसा कोई आसन ना करें जो कि किसी भी प्रकार से परेशानी वाले हिस्से को प्रभावित करता हो। योग के अलग अलग आसनों से शरीर के अलग अलग हिस्सों को फायदा मिलता है। अब योग के क्या फायदे हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा? योग के कई लाभ हैं, जिसमें से कुछ मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। मन को शांत रखता है, जिससे चिंता, तनाव, अवसाद से मुक्ति मिलती है। शरीर लचीला रहता है। अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया आदि में लाभ मिलता है। पाचन शक्ति मजबूत होती है। मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है। स्मरण शक्ति में सुधार होता है। शरीर को ऊर्जावान बनाता है। योग आत्मविश्वास का निर्माण करता है। यह मोटापे को भी कम करता है। शरीर के आसन और अलाइनमेंट को ठीक करता है। आंतरिक अंग मजबूत करता है। दिल संबंधी समस्याओं का इलाज करने में मदद करता है। त्वचा में चमक और चेहरे पर तेज लाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एकाग्रता बढ़ाता है। दिमाग में चल रहे विचारों को नियंत्रित करता है। योग में शरीर के हर छोटे से छोटे अंग का व्यायाम होता है और इससे आपका शरीर लचीला बनता है, या ये कह लें कि शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आयुर्वेद और योग भारत की अंदरूनी शक्ति का एक सबसे बड़ा स्रोत है। हर साल, जैसा कि अभी आपको सत्या जी ने बताया कि 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, और ये हर साल 21 जून को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 365 दिन जो हमारे वर्ष के होते हैं, इसमें 21 जून का दिन जो है वो सबसे बड़ा होता है, और यह 365 में सबसे लंबा दिन होता है। और योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन मिलता है। इसलिए इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया और 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक विकास के लिए मन पर नियंत्रण की प्रेरणा देता है। यह केवल हिमालय पर रहने वाले साधु संतों, सन्यासियों के लिए ही नहीं, अपितु सभी गृहस्थियों के लिए भी एक सम्मार्ग है। योग जीवन है और भोग मृत्यु है, ऐसा कहा गया है। योग के मुख्य अंग हैं, योग के 8 मुख्य अंग हैं, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। अब ये 5 तो यम हैं। इन यम में 5 क्या हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 नियम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। यम और नियम के पश्चात अष्टांग योग का तृतीय अंग है आसन। आसन जो है वो स्थिर सुखासन जो है वो सबसे उत्तम माना गया है। निश्चल सुख पूर्वक बैठने का नाम ही आसन है। आसन के संबंध में हम चाहेंगे वाजपेयी जी से कि अगर एक थोड़ा सा वीडियो दिखा सकते हो तो दिखा दीजिए प्लीज वाजपेयी जी। फिर मैं आसन के विषय में शुरू करूंगा। देखिए, सूर्य नमस्कार। इससे आपके पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सूर्य नमस्कार की पूरी 10 क्रियाएं होती हैं। इन 10 क्रियाओं को नियमित तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके पूरे शरीर की जो है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी।
ताड़ासन है ये। ताड़ासन से जो है लंबाई बढ़ती है। तितली आसन, जिसको बटरफ्लाई बोलते हैं, बटरफ्लाई से आपकी जंघाओं की जो मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच होती हैं। स्त्रियों में थोड़ा सा ये विशेष इसका आसन का लाभ होता है। वज्रासन, सारे आसन जो हैं वो खाने से पहले किए जाते हैं, लेकिन वज्रासन को आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। उष्ट्रासन, शशांक आसन, शशांक जो है खरगोश को बोलते हैं। मकरासन, भुजंगासन या सर्पासन इसको कहते हैं। इसमें ग्रीवा को ऊपर उठाया जाता है। और अंत में नाड़ी शोधन प्राणायाम। प्राणायाम से जो है आपको मन को शांति मिलती है, ऊर्जा की वृद्धि होती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। आसन को करते समय, बैठते समय सिर, गला और रीढ़ की हड्डी, ये तीनों शरीर के भाग सीधे और स्थिर होने चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम, इससे आपके मन को और दिमाग में कोशिकाओं का कंपन होता है। तो ये हमने आपको सूर्य नमस्कार और इसके अलावा कुछ और आसन का दिखाया आपको। आसन वह शारीरिक मुद्रा है जिसमें शरीर की स्थिरता बढ़ती है, मन को सुख शांति प्राप्त होती है और आसन की सिद्धि द्वारा नाड़ियों की शुद्धि, आरोग्य की वृद्धि, शरीर की स्फूर्ति एवं अध्यात्म में उन्नति होती है। 5 तत्वों में जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से निर्मित शरीर आसनों का अभ्यास करने से सदैव स्वस्थ रहता है। मन में एकाग्रता स्थापित होती है। शक्तिवर्धन के कारण साधक की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। जीवन के चौमुखी विकास एवं प्रत्येक कार्य में सफलता के लिए आसनों का अभ्यास अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमने कुछ आसनों के विषय में बताया आपको। और चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम योग का एक प्रमुख अंग है। प्राणायाम को श्वास की क्रिया को संतुलित करने वाला योग कह सकते हैं। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण मतलब आपके जो वायु अंदर लेते हैं, और आयाम मतलब उसको कैसे हम उसकी फैलाव करते हैं, नियंत्रण करते हैं। अतः प्राणायाम का अर्थ हुआ कि जीवन शक्ति का विस्तार करना या उसका नियंत्रण करना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम मन पर नियंत्रण, मानसिक स्थिरता, शांति तथा एकाग्रता विकसित करने की पद्धति है। इसके अभ्यास से ध्यान के अभ्यास में आसानी होती है। प्राणायाम से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना संभव होता है। प्राणायाम के फायदे और लाभ क्या हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हृदय और फेफड़ों से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। कब्ज, अपच, पाचन संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अस्थमा के रोगियों के लिए यह बहुत फायदेमंद है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्राणायाम के लाभ पाचन तंत्र को सुचारू रूप से काम करने में भी फायदे देता है। जैसा कि मैंने बताया कि स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य प्रकार प्रशणम। पहले व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, रोगी को रोग मुक्त करना है। ये आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य है। स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें बताया गया है आयुर्वेद में कि आपकी दिनचर्या और ऋतुचर्या और साथ में सदव्रत के नियम बताए गए हैं। व्यक्ति विशेष की प्रकृति एवं आहार विहार की परिकल्पना करके मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सकता है।
इसमें एक श्लोक कहा गया है सुश्रुत संहिता में कि सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ विधेयते। यदि ये हमारे दोष, हमारी अग्नि, हमारी धातु और मल क्रिया ये सब संयमित हैं, नियमित हैं और हमारी मन, आत्मा और इंद्री ये प्रसन्न हैं, तो वो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। इसी तरीके से आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी के मनुष्य के रोग की चिकित्सा करना। इस प्रयोजन की संपूर्ति हेतु आचार्यों ने जो दिनचर्या बताई है, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का विधान बताया है। स्वस्थ व्रत स्वास्थ्य रक्षण हेतु स्वस्थ पुरुष को दिवस व रात्रि में जो नित्य कर्म करने चाहिए उन्हें स्वस्थ व्रत कहते हैं। इनमें दिनचर्या तथा ऋतुचर्या का वर्णन होता है। इनके पालन से शरीर स्वस्थ रहता है। दिनचर्या क्या है आपकी? प्रातः उत्थान, मलोत्सर्ग, दंत धावन, नस्य, गंडूष, मुख धावन, कुल्ले करना, ये सब चीजें स्वाभाविक हैं जो आप सभी लोग करते होंगे। अभ्यंग, व्यायाम, स्नान, भोजन, सद्व्रत, निद्रा, शयन, कुछ चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि सब चीजें आप लोग स्वयं बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज है कि आप लोग अगर प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले उठें, वो सबसे उत्तम कहा गया है। और सुबह उठकर गुनगुना पानी पीने से शरीर के सारे विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। पाचन तंत्र नियमित रहता है। समय से पूर्व बालों का सफेद होना और झुर्रियों का आना रुकता है। उसके बाद आप अपने ईश को स्मरण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। मन एकाग्रचित होता है जिससे मानसिक और शारीरिक तनाव दूर होता है। तनाव से होने वाली शारीरिक एवं मानसिक व्याधियां नहीं होती हैं। मल मूत्र उत्सर्जन शरीर में उपापचय के फलस्वरूप बने अवशिष्ट एवं विषैले तत्वों को उत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है। प्रातःकाल इस क्रिया को करने से पूरे दिन शरीर में लघुता हल्कापन रहता है। इसके विषय में मैं एक चीज विशेष तौर से बता रहा हूँ। आजकल जो नई जनरेशन है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत देर तक लेट नाइट तक जागने की लोगों के अंदर प्रवृत्ति है। इसमें सबसे उत्तम समय जो निद्रा का बताया गया है वो रात के 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का बताया गया है, क्योंकि इस समय जो है सबसे ज्यादा रक्त का संचार हमारे लीवर में होता है, जहाँ पर हमारा खाना जो है वो चय अपचय होकर हमारा खाना पचता है और वो खून में उसका रस मिलता है जाके। तो लीवर में जब हमारा सबसे ज्यादा रक्त का संचार होता है रात को 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक। ये जो 5 घंटे का समय अगर हम अपने सोने की क्रिया में, निद्रा की क्रिया में नहीं देते हैं तो हमारा शरीर जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में चला जाता है। हमारा खाना सही तरीके से हजम नहीं होता है, जिससे कि हमें और तरीके की परेशानियां आ जाती हैं। और बाकी चीजें हमने आपको सब बताया ही है कि दंत धावन और अंजन, नस्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब लोग सुबह नहाते समय, स्नान करते समय जो है आप सरसों के तेल, एक सिंपल तरीके से है, सरसों का तेल जो है 2 बूंद दोनों नथनों में अवश्य डालें। इससे आजकल ये कोरोना के काल में भी जो अणु तेल बताया गया है वो उसी का जो है हमारा सरसों का तेल की प्राचीन पद्धति में जो है आयुर्वेद में इसको बताया गया था। तो सरसों का तेल जो है अपनी नाभि में और अपने जो है दोनों नथनों में लगाने से हमें बहुत सारी दिक्कतों से सामना नहीं करना पड़ता है। और नस्य जो बताया गया है कि हमारे शरीर से पहले अभ्यंग बताया गया है, नहाने से पहले थोड़ा सा हमको मालिश करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए। व्यायाम में सूर्य नमस्कार, एरोबिक, योग, दैनिक व्यायाम के शरीर सामर्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरीर के समस्त स्रोतों की शुद्धि होती है, रक्त संचार बढ़ता है, अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, अतिरिक्त चर्बी को घटाता है। अब ये जो है कुछ ऋतुचर्या के विषय में बताया गया है। ग्रीष्म ऋतु के अतिरिक्त सभी ऋतुओं में रात्रि में 6 से 8 घंटे की नींद आवश्यक होती है। उचित निद्रा के सेवन से शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती है, सम्यक पाचन होता है, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। निद्रा शरीर की सम्यक वृद्धि
एवं विकास के लिए आवश्यक है। ऋतुचर्या आयुर्वेद में काल को वर्षा, शरद, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म इन 6 ऋतुओं में बांटा गया है। इन ऋतुओं में पृथक पृथक चर्या बताई गई है। यदि मानव इन सभी का ऋतुओं में बताई गई चर्याओं का नियमित और विधि पूर्वक पालन करता है तो किसी प्रकार के रोग उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती है, अन्यथा उनके मौसमी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। मौसम के बदलाव के कारण ही खान पान में बदलाव जरूरी है। ये बदलाव करके मौसमी रोगों से बचा जा सकता है। शिशिर ऋतुचर्या क्या है? सबसे पहले ये समय इसका जो है हिंदी के महीनों के अनुसार माघ और फागुन और इंग्लिश के कैलेंडर ईयर के अनुसार से जनवरी फरवरी में होता है। शिशिर ऋतु में संभावित रोग कौन से होते हैं? अधिक भूख लगना, होंठ, त्वचा व विवाही फटने लगती हैं, सर्दी व रूखापन, लकवा, बुखार, खांसी, दमा आदि के रोगों की संभावना बढ़ जाती है। पथ्य आहार विहार क्या सेवन करें? इस शिशिर ऋतु में विविध प्रकार के पाक बनाए जाते हैं। बहुत सारे हमारे घर में लड्डू बनते हैं। इसी ऋतु में जो है हमारे यहाँ गुड़ के और उसके लड्डू बनाए जाते हैं। अदरक, लहसुन की चटनी, जमीकंद, पोषक आहार आदि सेवन करें। दूध का सेवन विशेष रूप से करना चाहिए। तेल मालिश, धूप का सेवन, गर्म पानी का उपयोग करें। ऊनी और गहरे रंग के कपड़े, जूते, मोजे आदि से शरीर को ढककर रखें। अपत्य आहार विहार सेवन न करना है। क्या क्या चीजें हमको अपत्य और आहार विहार बताया गया है शिशिर ऋतु में? बरसात और ठंडी हवा से हमको बचना चाहिए। हल्का, रूखा एवं वायुवर्धक आहार न लें। ये हमारे शिशिर ऋतु में कहा गया है, वर्जित कहा गया है। बसंत ऋतु नंबर 2, इसका समय चैत्र और वैशाख होता है। मार्च अप्रैल का महीना होता है। मार्च अप्रैल के महीने में संभावित रोग जो होते हैं दमा, खांसी, बदन दर्द, बुखार, कै, अरुचि, जी मचलाना, बेचैनी, भारीपन, भूख न लगना, ये सब चीजें होती हैं। पेट में दर्द, पेट में कीड़े भी इसी समय में पैदा होते हैं। इसमें क्या पथ्य बताया गया है, क्या आपको लेना चाहिए? पुराने जौ, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि दानों का आहार श्रेष्ठ है। मूंग, मसूर, अरहर और चने की दालें तथा मूली, घिया, गाजर, बथुआ, चौलाई, परवल, सरसों, मेथी, पालक, धनिया, अदरक आदि का सेवन हितकारी है। परिश्रम, व्यायाम, उपटन और आंखों में अंजन का प्रयोग इसमें हितकर बताया गया है। शरीर पर चंदन, अगर आदि का लेप भी लाभदायक बताया गया है। इसमें अपत्य क्या बताया गया है? नया अन्न नहीं लेना चाहिए। ठंडे और चिकनाई युक्त भारी खट्टे मीठे आहार द्रव्य, दही, उड़द, आलू, प्याज, गन्ना, नया गुड़, भैंस का दूध एवं सिंघाड़े का सेवन अहितकर बताया गया है। दिन में सोना, एक साथ लंबे समय तक बैठना अहितकर है। फिर इसके बाद ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्म ऋतु जो है ये हमारा मई और जून, अभी जो हमारा ये समय चल रहा है ये हमारा ग्रीष्म ऋतु का है। इस समय में जो है क्या संभावित रोग हो सकते हैं? रूखापन, दौर्बल्यता, लू लगना, खसरा, हैजा, चेचक, कै, दस्त, बुखार, नक्सीर, जलन, प्यास, पीलिया, यकृत विकार आदि होने की संभावना होती है। इसमें क्या पथ्य और हमारा आहार विहार बताया गया है? इसमें हल्के, मीठे, चिकनाई वाले पदार्थ, ठंडे पदार्थ, चावल, जौ, मूंग, मसूर, दूध, शरबत, दही की लस्सी, फलों का रस, सत्तू, छाछ आदि लेना चाहिए। संतरा, अनाज, नींबू, खरबूजा, तरबूज, सहतूत, गन्ना, नारियल पानी, जलजीरा, प्याज, कच्चा आम आदि का प्रयोग हितकर। आज ही के समय में क्योंकि कच्चा आम भी आता है तो पन्ना वगैरह जो है ये आज ही कल बताया गया है ग्रीष्म ऋतु में। सूर्योदय से पहले उठना और ऊषा पान हितकर है। वही जो हमने अभी आपको बताया था कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और गर्म पानी कम से कम 3 से 4 गिलास गर्म पानी जो है आप फ्रेश होने से पहले जरूर लीजिए। सुबह टहलना, 2 बार स्नान, ठंडी जगह पर रहना, धूप में निकलने से पहले पानी पीना तथा सिर को ढककर जाना, बार बार पानी पीते रहना, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग एवं दिन में सोना अच्छा माना गया है। अपत्य क्या नहीं करना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में? धूप, परिश्रम, व्यायाम, सहवास, प्यास रोकना, रेशमी कपड़े, कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधन, प्रदूषित जल का सेवन आदि अहितकर है। गरम, तीखे, नमकीन, तले हुए पदार्थ, तेल, मसाले, मिर्च मसाले, बेसन से बने हुए, पचने में भारी खाद्य पदार्थों
शराब और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु जो है वो जुलाई और अगस्त का समय बताया गया है। इसमें क्या संभावित रोग हो सकते हैं? भूख कम लगना, जोड़ों के दर्द, गठिया, सूजन, खुजली, फोड़े फुंसी, दांत, पेट में कीड़े, ये सब चीजें हो सकती हैं। टाइफाइड भी हो सकता है, दस्त और अन्य रोग की संभावना रहती है। क्या इसमें पथ्य है और आहार विहार हमारा कैसा होना चाहिए? अम्ल लवण स्नेह युक्त भोजन, पुराने धान्य, चावल, जौ, गेहूं तथा मांस, रस, घी एवं दूध का प्रयोग, छाछ में बनाई गई बाजरा या मक्का की राबड़ी, कद्दू, बैंगन, परवल, करेला, लौकी, तुरई, अदरक, जीरा, मेथी, लहसुन का सेवन हितकर है। संशोधित जल का प्रयोग करना चाहिए। कुआं, तालाब, नदी जल का प्रयोग बिना शुद्ध किए नहीं करना चाहिए। पानी को उबालकर उपयोग में लेना श्रेष्ठ माना गया है। इसमें अपथ्य क्या बताया गया है? चावल, आलू, अरबी, भिंडी तथा पचने में भारी, जो भी हमारे जो वर्षा ऋतु का समय होता है उसमें हमारा भोजन जो है बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। जो सुपाच्य भोजन है उसी को करना चाहिए। बासी भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दही, मांस, मछली, अधिक तरल पदार्थ, शराब आदि का सेवन अहितकर है। तालाब एवं नदी के जल का सेवन उचित नहीं है। दिन में सोना, रात में जागना, खुले में सोना, अधिक व्यायाम, धूप सेवन, अधिक परिश्रम, अधिक सहवास, अज्ञात नदी जलाशयों में स्नान एवं तैरना अहितकर है। पांचवा है हमारी ऋतु शरद ऋतु। समय जो है ये सितंबर से अक्टूबर के समय का होता है। संभावित रोग जो है इसमें आयुर्वेद के मत से शरद काल में पित्त का प्रकोप होता है, जो शरीर में अग्नि का प्रधान कारक है। अतः ज्वर, रक्त विकार, दाह, उल्टी, कै, सिर दर्द, चक्कर आना, खट्टी डकारें, जलन, रक्त एवं कफ विकार, प्यास, कब्ज, अफरा, अपच, जुकाम, अरुचि आदि विकारों की संभावना रहती है। इस ऋतु में विशेष रूप से पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को अधिक कष्ट होता है। क्या इसमें पथ्य बताया गया है? हल्का भोजन करना चाहिए। शरद ऋतु में जितना आप हल्का भोजन करेंगे, पेट साफ रखना बहुत हितकर माना गया है। पेट साफ रखने के लिए हमने आपको बताया है कि सुबह उठ के 2 से 3 गिलास गर्म पानी अवश्य पीजिए। ये आप समझ लीजिए कि पूरी जिंदगी भर के लिए अगर आप ये अपनी क्रिया बना लेंगे, नियम बना लेंगे कि सुबह उठ के चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सुबह उठ के सबसे पहले 2 से 3 गिलास गर्म पानी पीजिए। मधुर एवं शीतल, तिक्त, कड़वा, नीम, करेला आदि चावल, जौ सेवन करना चाहिए। करेला, परवल, तुरई, मेथी, लौकी, पालक, मूली, सिंघाड़ा, अंगूर, टमाटर, फलों का रस, सूखे मेवे, नारियल का प्रयोग करना चाहिए। इसमें अपथ्य क्या बताया गया है? मैदे से बनी हुई चीजें, वस्तुएं, गरम, तीखा, भारी, मसालेदार तथा तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों का उपयोग ना करें। दही एवं मछली का प्रयोग एक साथ कभी नहीं करना चाहिए। अमरूद को खाली पेट ना खाएं। कद्दूनाशक, वनस्पति घी, मूंगफली, भुट्टे, कच्ची ककड़ी आदि अधिक उपयोग ना करें। दिन में न सोएं, मुंह ढककर न सोएं और धूप से बचें। छठी ऋतु जो है वो हेमंत ऋतु है, जो नवंबर और दिसंबर, जिस समय हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है। संभावित रोग जो है वातज रोग, वात श्लेष्मिक रोग, लकवा, दमा, पावों में बिवाई, फटना, जुकाम आदि हो जाता है। पथ्याहार इसमें है शरीर संशोधन हेतु वमन, कुंजल आदि करें। स्निग्ध, मधुर, गुरु, लवण युक्त भोजन करें। घी, तेल और उष्ण मोगर, गोंद, मेथी के लड्डू, च्यवनप्राश, नए चावल आदि का सेवन हितकारी है। तेल मालिश, उपटन, गुनगुने पानी से नहाना, ऊनी कपड़ों का प्रयोग, सिर, कान, नाक और पैर के तलुओं पर तेल से मालिश करना। गर्म एवं गहरे रंग के वस्त्र धारण करें। आग तपना और धूप सेकना हितकर है। हाथ पैर धोने के लिए गुनगुने जल का प्रयोग करें। जूते, मोजे, दस्ताने, टोपी, मफलर, स्कार्फ वगैरह का प्रयोग करें। और अपथ्य जो बताया गया है क्या नहीं करना चाहिए? ठंडे, वायु बढ़ाने वाली वस्तुओं का सेवन, नपा तुला भोजन, बहुत पतला भोजन ना करें। दिन में नहीं सोना चाहिए। अधिक हवादार स्थान में रहना तथा ठंडी हवा हानिकारक है। खुले पांव नहीं रहना चाहिए और हल्के सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो ये हमने आपको जो है ऋतुओं के हिसाब से क्या चीज आपको लेना है, क्या नहीं लेना है, ये बताया है। और आजकल जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको जरूर करनी चाहिए, जैसे सुबह उठ के गर्म उष्ण पानी का सेवन और गरारे
स्टीम बाथ, थोड़ा सा स्टीम का जो है सेवन, जो बपारा बोलते हैं, उसको लीजिए। और गरारे में हल्दी और सेंधा नमक, अगर आप हल्दी और सेंधा नमक का गरारा करते हैं तो उससे आपको जो है संक्रमण होने के चांसेस जो हैं बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। आपको नाश्ता जो सुबह का करना है, ब्रेकफास्ट करना है, वो भरपूर पौष्टिक होना चाहिए। आपके अंदर पूरे फुल मिनरल्स, विटामिन और जितने भी पौष्टिक तत्व हैं उनका नाश्ते में प्रयोग करें। सबसे अच्छा है कि आप उसमें फल, फलों का रस और जितनी भी अच्छी चीजें पौष्टिक प्रोटीन युक्त ले सकते हैं वो लीजिए। नाश्ता आपका जो है बिल्कुल राजाओं और महाराजाओं की तरीके से होना चाहिए। जैसे राजाओं महाराजाओं के 56 तरीके के भोजन व्यंजन होते हैं, तो जितना भी पौष्टिक नाश्ता होगा वो आपके लिए पूरे दिन के लिए ऊर्जा देता रहेगा। दिन का खाना जो है वो सामान्य होना चाहिए, जैसे दाल, रोटी, चावल, सब्जी। आप दिन का खाना सामान्य तरीके से लीजिए। इसमें सलाद जरूर होना चाहिए, हरी सब्जियां जरूर होनी चाहिए, और अगर दही या छाछ है तो वो जरूर रहना चाहिए। रात का खाना जो है जितना हल्का आप ले सकें उतना हल्का लें, क्योंकि ये जितना सुपाच्य भोजन होगा उतना आपके लिए पाचन क्रिया आसानी से होगी। होता हम लोगों के यहाँ उल्टों की भारतीय संस्कृति ऐसी है कि रात्र में ही भोजन जो है, जो विशेष पकवान बनते हैं वो रात्र में ही बनते हैं। दिन भर आदमी भागता दौड़ता रहता है, सुबह का नाश्ता कभी स्किप कर देता है, कभी छोड़ देता है, कभी दोपहर का लंच स्किप हो जाता है, चाहे कभी हो सकता है कि कोई अपने कॉलेज में बिजी हो, कोई चिकित्सालय में बिजी हो, कोई अपने ऑफिस में बिजी है। तो इन सब व्यस्तता के कारण सुबह का नाश्ता और लंच स्किप हो जाता है, जो कि एक बहुत गलत प्रक्रिया है। सुबह का नाश्ता, लंच बिल्कुल स्किप ना करिए। रात का भोजन जो हल्का लीजिए, सुपाच्य लीजिए। रात का भोजन बताया गया है कि फकीरों की तरीके से भोजन लीजिए। सुबह का नाश्ता राजाओं महाराजाओं की तरीके से, लंच जो है सामान्य लोगों की तरीके से, और रात्रि का भोजन जो है वो फकीरों के तरीके से लीजिए। और रात में सोते समय जो है वो, अच्छा आप सब लोग करते होंगे, लेकिन सोते समय जो है, सोने से पहले जो है हल्दी वाला दूध जरूर पीजिए। आजकल कोरोना काल में भी बताया गया है, हल्दी वाला दूध पीने से जो है आपके अंदर इम्यून सिस्टम, जो रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। रात में सोने से पहले अपने दांतों को साफ कर लीजिए, ब्रश करके सोइए। सुबह के समय जो है वो फलों का जूस बताया गया है, सबसे उत्तम होता है खाना फलों का जूस। दोपहर के समय में छाछ और दही को बताया गया है आयुर्वेद में, और रात्रि के समय वो गर्म दूध हल्दी वाला अगर पिए वो उत्तम बताया गया है। इस तरीके से जो है हमने आपको थोड़ा सा प्रयास किया है कि आयुर्वेद और योग का हमारे मानव जीवन में क्या महत्व है। एक वाजपेयी जी से मैं कहूँगा कि एक स्लाइड योग की है छोटी सी, अगर वो इसको स्लाइड करके दिखा सकें ये बहुत ही फायदेमंद होगी। ये हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय टूडियागंज लखनऊ की एक प्रोफेसर हैं, उनकी स्लाइड है बनाई हुई, डॉक्टर शशि शर्मा जी हैं। प्लीज वाजपेयी जी उस स्लाइड को दिखा दीजिए। सुन पा रहे हैं? तो यस वाजपेयी जी, सत्या जी। जी सर जी। हाँ, थोड़ा सा वाजपेयी जी से की वो स्लाइड लास्ट वाली थोड़ा सा दिखा दें। सर स्लाइड आपकी दिख रही है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। और कितना समय भी और है हमारे पास सत्या जी? सर 1 घंटा होने वाला है। अगर आप कुछ अपनी बात और कहना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज हम बच्चों से जो बच्चे प्रश्न पूछना चाहते हैं, हाँ, कुछ इंटरेक्शन अगर करना चाहें, बच्चे कुछ प्रश्न पूछना चाहें वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हम उनको आमंत्रित करते हैं। बच्चों, आप लोगों को अगर कोई प्रश्न पूछना है, आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो प्लीज आप लोग सर से पूछिए। हमारे साथ कुछ शिक्षक गण भी उपस्थित हैं।
अगर जी आप बिल्कुल। लोगों को हाँ, इंटरेस्ट रहा है। यस यस, बिल्कुल, टीचर्स भी कुछ पूछ सकती हैं जो भी चाहें। मैम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, जी बिल्कुल मैम, ऐसा अपना अपना नेम बताइए, नाम बताइए प्लीज। आयशा बानो। ओके। मैम सर ने अभी बोला था कि दही और मछली साथ में नहीं खाना चाहिए, पर मैम जी हाँ। दही मछली में तो दही पड़ता है ऑलरेडी। नहीं, अब मछली के साथ जो है बेटा दूध का वर्जन किया गया है। अगर मैंने दही बोला है तो मेरे मुंह से निकल गया होगा। दूध का वर्जन मछली के साथ में वर्जित कहा गया है। यस सर, दूध का सेवन नहीं कर सकते हैं मछली के जी साथ। जी जी जी। तो सर नहीं कर सकते। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब है बहुत ध्यान से आप लोगों हाँ, ने ये इसका मतलब आपने अटेंशन किया है जो हेलो मेरे सर। मेरे मैम। से दही निकला है। सर, और बच्चे भी हैं जो उत्साहित है प्रश्न पूछने के लिए। पूछे बेटा आप लोग। यस सर, क्यों गुड नहीं कर आफ्टरनून सकते सर? एक सर। एक एक रफत वकील, फर्स्ट सेमेस्टर। और सर मैं पूछना चाह रही थी कि सर ये आयुर्वेद इतना पुराना है, फिर भी आज भी लोग ज़्यादातर अंग्रेजी दवाओं को क्यों चुनते हैं? मतलब कि जब भी मतलब ऐसा होता है फौरन पेन किलर लेना होता है, फटाक से जाके ले लिया, कुछ भी लेना, मतलब आयुर्वेद इतना ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहा है सर? हाँ हाँ बेटा, ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपने पूछी है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअल में क्या है कि ये आयुर्वेद की हमारी जो विद्या है लगभग 5,000 पहले से जो है आयुर्वेद हमारा है। और इस पर जो है हेलो, मुझे लग रहा है कि सर का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है और वो लेफ्ट हो गए हैं। और अभी वो फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। हेलो हेलो। हाँ, तब तक और मैं मुझे लगता है सत्या सत्या इससे जो बेटी ने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब हम दें। आप श्योर एंड श्योर। हाँ, मुझे जो मैं सर तो देखो सर अपने नॉलेज से देंगे, आयुर्वेद फील्ड के एक्सपर्ट हैं। हम जनरल जो नज़र आती है उस लिहाज से बताना चाहेंगे कि जो हम लोग के शरीर है, जो जिस तरह से हम लोग बीमारियों को इकट्ठा कर लेते हैं अपने खान पान रहन सहन के कारण, उस बीमारियों को तो हमने धीरे धीरे इकट्ठा कर लिया शरीर में। अब जब हमें बीमारियां हो गई तो आयुर्वेद में यदि हम उसका ट्रीटमेंट ढूंढते हैं तो उसका जो अगर पेट में दर्द है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बुखार है, तो वो धीरे धीरे वो रिकवर करता है, वो शरीर को साफ करेगा, धीरे धीरे रिकवर करेगा। और लेकिन जब हम लोग एलोपैथिक की तरफ जाते हैं, अंग्रेजी दवाइयों की तरफ, तो हमें क्विक रिलीफ की हमारी नीड होती है ना, तो उसके लिए हम उसकी तरफ जाते हैं। तो जो एक्चुअली आयुर्वेद का ट्रीटमेंट बहुत एक सॉलिड ट्रीटमेंट है, जो हमें ज़रूरी है कि हम उस तरफ जाएं। लेकिन जो उस समय की तात्कालिक नीड होती है कि हमें शरीर को उस ज़रूरत है, हमें अपने काम पे भी लौटना है, थोड़ी राहत भी चाहिए, तो क्विक रिलीफ के लिए हम एलोपैथिक को प्रेफर करते हैं, जो मुझे लगता है। थैंक यू मैम, सही कह रही हैं आप। ओके। और अपर्णा, अगर आप लिसन कर रहे हैं तो किसी मंच संभाले, एक बार हम सर से बात करके देख लें। थैंक यू। जी दी। सर था, हाँ, आप जरा बच्चों से और जी दी। मौजूद है, बात करिए। हम जरा एक बार बात कर लेते हैं सर से। ओके। और अभी रफत आपने जो क्वेश्चन पूछा था, इस पे थोड़ा सा आंसर इसमें और भी जुड़ सकता है, ये कि जैसे सर ने बोला कि जब आयुर्वेद की बात होती है तो इनका उद्देश्य ये है कि प्रॉब्लम को जड़ से मिटाएं। जड़ से मिटाने का मतलब है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो रूट कॉज है उसको हटा दिया जाए। जबकि जब हम एलोपैथी पे जाते हैं तो एलोपैथी का मेजर जो फोकस होता है वो होता है कि रिलीफ पहुंचाना। कई बार होता है कि दवाइयां, जैसे अब बीपी की दवा है, बीपी की दवा अगर आप एलोपैथ में शुरू करें तो बीपी की दवा बोली जाती है कि आपको थ्रू आउट लाइफ खानी है। वो क्योर नहीं करता बीपी को कंट्रोल करता है, और थ्रू आउट लाइफ आप फिर खाते रहेंगे, कंट्रोल रहेगा बीपी। लेकिन यही अगर आप आयुर्वेद में जाएंगे तो आपको इसको इस तरह से प्रोसेस बोलेंगे कि बीपी धीरे धीरे डाउन होगा एंड देन आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर शुरू हो जाएगा। दोनों का प्रोसेस देखिए, एम दोनों का सेम है, दोनों ही है कि क्योर की तरफ ही ले जाएंगे। लेकिन आयुर्वेद का रूट कॉज वो एम ये लेके चलता है कि भले आज के दिन हमें प्रॉब्लम ना सॉल्व हो रही हो, लेकिन इन दी लॉन्ग रन ये प्रॉब्लम पूरी तरह जड़ से हट जाएगी। जबकि एलोपैथी में तुरंत रिलीफ का और कॉन्सेप्ट ज्यादा पॉपुलर है। सर प्रॉपर ज्वाइन करते हैं। जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, जो अपर्णा हम लोग बात कर रहे थे,
एलोपैथिक वर्सेस आयुर्वेद, मुझे एक चीज़ और भी यहाँ पे बात रियलाइज़ हो रही है कि आयुर्वेद को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोगों को उसके साइड इफ़ेक्ट की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन एलोपैथिक हम लोग चूँकि तात्कालिक रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं, उसमें साइड इफ़ेक्ट, जैसे तुमने ब्लड प्रेशर की बात की, इस तरह के हम लोग कोई भी मेडिसिन है लॉन्ग टर्म ले रहे हैं, बस वो थोड़ा रिकवर कर रहे हैं, लेकिन वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी बॉडी में बहुत होते हैं। एक आर्गन्स के लिए हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो उसका बैड इफ़ेक्ट दूसरे आर्गन पे भी रहता है। तो अगर कोई आयुर्वेद कर पाए, बस आयुर्वेद के लिए धैर्य चाहिए कि हमें, हाँ स्लो है तो धैर्य चाहिए, वो धैर्य हम मेंटेन कर लें तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट एक्चुअली है नहीं। और भी एक चीज इसमें आयुर्वेद का ये भी है कि हम लोग आयुर्वेद, क्योंकि इंडियन संस्कृति जो भारतीय संस्कृति का खान पान है, हम आयुर्वेद को यूज कर रहे हैं, भले ही उसको हम बहुत स्पेसिफिकली अलग से नहीं करते, बट रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हमारे दादी नानी ने हम लोगों को सिखाया है वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद ही है। एलोपैथ हम अलग से लेते हैं और थोड़ा वही अंग्रेजी की तरफ जो हम लोगों का इंक्लिनेशन है उसकी वजह से हमें लगता है कि एलोपैथ हमें फायदा कर रही है और वो घर की मुर्गी वाली स्थिति आयुर्वेद की हो रही है। अदरवाइज आयुर्वेद सस्टेनेबल है अगर आप लंबी मेडिसिन लंबे समय तक अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं तो आयुर्वेद इज मच बेटर देन एलोपैथी। एलोपैथी के लिए बस वही है कि हाँ वो आजकल की जो जनरेशन है क्विक रिस्पॉन्स वाली, उसके लिए सही रहता है। एक्चुअली हम लोग को आयुर्वेद के बारे में, बहुत सारी मेडिसिन के बारे में पता ही नहीं होता। हमारे किचन में हम लोग मसाले देखें, जगह जगह देखें, कितना आयुर्वेद है, कितने मसालों के रूप में है, कितने अनाजों के रूप में है। आसपास हम लोग आयुर्वेद से घिरे हुए हैं और हम लोग अनजाने में बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर चुके हैं या ख़त्म करते जा रहे हैं। अगर हम वास्तव में बहुत सारी चीज़ों को, सर ने बहुत छोटी छोटी बहुत अच्छी चीज़ें बताएं, अगर हम लोग यूज़ करें तो हम लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एलोपैथी की तरफ जाने की, या बीमारियाँ जो जिस तरह से हमें घेर लेती हैं। यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी कि जैसे अगर हम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएट हमें जरूरत है उसको सॉल्व होने की, उस समस्या से बचने के लिए, तो हम एलोपैथी लेते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा कुछ करना चाहिए, जो मैंने भी अभी इसको किया, फॉलो किया, कि हम एलोपैथी लें, बिल्कुल लें, और उस जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इशू, उसको हम कवर करें और उसके बाद इमीडिएटली, और उस साथ में ही एलोपैथी को भी शुरू रखें और होम्योपैथी को भी शुरू रखें। होम्योपैथी भी क्योंकि बेस्ड होता है पूरा नेचुरल प्रोडक्ट्स पे ही बेस्ड होता है, तो उसको भी शुरू रखें। तो ये मिसकंसेप्शन थे कि ये हो जाता है, रिएक्शन कर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एलोपैथी से उस चीज को रोकें और उसके बाद होम्योपैथी और आयुर्वेदा से उसको सस्टेन करते हुए, उसको धीरे धीरे करते हुए और अपने चीज को कंट्रोल करें और ठीक करें, उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में ले आए। तो मेरे को लगता है ये भी एक, इसको भी ध्यान रखना चाहिए हम लोग को, सभी को। और कोई नई बात और कोई नया पर्सपेक्टिव इसमें बता सकते हो? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस लेक्चर के दौरान जो भी कुछ नया सुना, नया सीखा, वो प्लीज शेयर करिए। जब तक सर ज्वाइन कर रहे हैं तब तक हम आपका रिव्यू देखें। कोई स्टूडेंट कुछ बताना चाहेगा? यस मैम। चलिए शिवांगी बताएं। मैम ये बता रहे हैं मैम, इंग्लिश दवाइयाँ जो हैं वो हम लोग जब खाते हैं तो जल्दी, उसमें क्या पावर ज़्यादा होता है, वो जल्दी आराम देती हैं, जो आयुर्वेदिक होती है वो लेट क्यों आराम देती हैं? देखिए इसमें तो इनफैक्ट मैं बहुत स्पेशलाइज्ड नहीं हूँ, लेकिन जो कॉमन सेंस से है मैं बता सकती हूँ कि एलोपैथी पूरा केमिकल बेस्ड है। वो केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी में जाके एक्शन करते हैं, और आयुर्वेद नेचुरल है। तो नेचुरल चीजें जो होती हैं वो हार्ड नहीं होती हैं। हार्ड इन द सेंस कि वो एकदम से एक्ट नहीं करेंगी, वो धीरे धीरे एक्ट करेंगी। केमिकल रिएक्शन होता है वो तुरंत एक्ट करता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एलोपैथ के जो भी दवाइयां हम खाते हैं वो तुरंत
एक्ट कर जाती हैं। सर आ गए हैं हमारे साथ। आप सर, हाँ सर दिख गए। क्या नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे थे। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, हेलो, यस जी मैडम, आवाज आ रही प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। असल में कई लोगों के माइक खुले हुए हैं, ज्यादातर लोगों के माइक खुले हैं, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। जी सर, हम लोग अपना माइक बंद कर रहे हैं, आप अपना खोल लीजिए। हाँ, मेरा खुला हुआ है। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आपके पास? जी, आवाज आ रही है। ठीक है। तो सर, बच्चों के कुछ प्रश्न हैं। एक हमारी स्टूडेंट है जिसने एक प्रश्न पूछा है कि आम धारणा है कि आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, क्या ये सच है? देखिए, ऐसा है कि वैसे तो आयुर्वेदिक दवाइयों के कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी जो हर्बल जड़ी निर्मित है, जो ज्यादातर हमारे किचन में बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जिनका हम लोग सेवन करते रहते हैं। ये जरूर हो सकता है कि अगर बहुत पुरानी हुई है या काफी दिन की रखी हुई है तो उनका थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाए, इतनी असरदार ना हो, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ तक कि जो आयुर्वेदिक दवाइयों में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स को अगर कभी किसी बीमार उसमें अपर्याप्त तरीके से दे दिया जाए जिसमें जरूरत नहीं है तो उसके नुकसान हो सकते हैं, अदरवाइज कोई उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है बच्चों, और कोई प्रश्न पूछना चाहता है सर से? शिवानी, आपसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। बोलिए। यस मैम, गुड आफ्टरनून टू ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स। सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि सर आयुर्वेद में शल्य क्रिया की क्या स्थिति है? मैं ये जानना चाहती हूँ सर। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है खुशी ने कि सर कृपया ये बताएं कि शल्य क्रिया या सर्जरी की क्या कंडीशन है आयुर्वेद में और किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग होता है और कैसे? सर, एक बार फिर से मुझे लग रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। बच्चों, फिर हम लोग भविष्य में दोबारा कभी प्रयास करेंगे। अगर कॉलेज ऑफलाइन भी खुलता है तो एक बार और कोशिश करेंगे कि सर का कोई लेक्चर करवा पाए और आप लोगों की समस्याओं का भी समाधान कर सकें। और नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हम भी कई बार मीटिंग के बाहर जा चुके हैं, तो इसलिए अपर्णा, अब हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं और आपसे निवेदन है कि कृपया यहाँ पर जो लोग बचे हैं मीटिंग में और जो लोग आए थे और चले गए हैं किसी वजह से, तो प्लीज आप उनको धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद दी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाओं के साथ सर्वप्रथम मैं वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश निगम जी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे महाविद्यालय के लिए बहुमूल्य समय निकाला, हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और अपने अथाह ज्ञान के सागर से हमें कुछ अंश प्रदान किए। हम सभी प्रतिभागी गण इससे बहुत लाभान्वित हुए हैं। योग और आयुर्वेद द्वारा उत्तम स्वास्थ्य कैसे पाएं, इसकी यही पूरे व्याख्यान का सार रहा और पीपीटी और वीडियोस के द्वारा सर ने लेक्चर को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया। और जिस तरह से इंटरेक्शन हो रहा था, अगर ये टेक्निकल फॉल्ट ना आती तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डिस्कशन डेवलप हो रहा था। तो खैर, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हम लोगों को सरपास कर जाती है, लेकिन इसके बावजूद सर का ज्ञानवर्धन, जितना भी सर के द्वारा हमारा ज्ञानवर्धन हुआ है, उसके लिए हम बहुत बहुत उनके शुक्रगुजार हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही मैं महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर अनिल कुमार अग्रवाल सर जी का भी शुक्रिया करती हूँ, जिनका स्नेहिल आशीष कॉलेज के समस्त कार्यक्रमों में बना रहता है और हम प्रवक्ताओं को बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। मैं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुनीता कुमार मैम को भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ,
जो हमेशा कार्यक्रमों में जोश और उत्साह से सहभागिता देती हैं और हमें मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उनका व्यक्तिगत कष्टों के बावजूद महाविद्यालय के दायित्वों को प्राथमिकता देना हम सब के लिए प्रेरणा है। इसके साथ ही साथ नारी महाविद्यालय एवं अन्य महाविद्यालयों से जुड़े प्रवक्तागणों, स्पेशली अंशु दी को भी मैं करबद्ध धन्यवाद देती हूँ। उनकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित करती है। कार्यक्रम का अहम हिस्सा और इसको सफल बनाने में हमारी छात्राओं का अहम योगदान है। उनको ढेर सारा स्नेह और धन्यवाद। और स्टूडेंट्स, आपने जिस तरीके से इंटरेक्शन किया, जिस तरीके से सर के साथ आप लोगों ने सर के लेक्चर को इतने ध्यान से सुना और उस पे क्वेश्चंस डेवलप किए, बहुत अच्छा लगा और वी आर रियली फीलिंग प्राउड कि एक अच्छी ऑडियंस हमको मिली है हमारे लेक्चर में। इसके अतिरिक्त वह सभी प्रतिभागीगण जो हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और मैं त्रुटिवश संबोधित नहीं कर पाई, उन सबको भी धन्यवाद देती हूँ। हम आपके आभारी हैं। अंत में सत्या दी और उनकी टीम को भी आभार। सत्या दी के सौजन्य से हम डॉक्टर साहब को सुन पाए, इतना इंटरेस्टिंग लेक्चर हमें मिला, इतनी ज्ञान की बातें मिली, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही साथ उनकी टीम को, चाहे वो फ्लायर से लेकर रिकॉर्डिंग तक, उन सब का सहयोग हमारे साथ रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए तो अंशु को बहुत बहुत धन्यवाद बोलो। इसमें अंशु जाता है।